नमस्कार, जेके 24/7 पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त तक की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने का। और आज दिन क्या क्या खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी, जिस पर पूरे देश दुनिया की नजरें बनी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे महाकुंभ से। और महाकुंभ में हो रहे स्नान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और पिछले 2 दिन में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर स्नान किया है। कल अमृत स्नान वहां पर किया गया, जिसमें 3.6 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है। देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। करीब 3 करोड़ से ज्यादा यानी 3.5 करोड़ के आसपास लोगों ने डुबकी लगाई है। इससे पहले पूर्णिमा पर 1.65 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। तो कुल मिलाकर अब ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा चले जाता है, यानी 2 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पहले दिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उसमें ज्यादातर लोग कल भी इस अमृत स्नान में हिस्सा ले रहे थे। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ के ऊपर अगर 1 करोड़ और लोग देखा जाए तो लगभग 4 से 4.5 करोड़ लोग कल प्रयागराज के इस महाकुंभ में शामिल थे, जो दुनिया में सबसे बड़े जिले के रूप में एक दिन में देखा गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग किसी एक समय पर अगर देखे गए हैं तो वो महाकुंभ में देखे गए हैं, जो एक बड़े जिले के रूप में उभरा है एक दिन के लिए। तो फिलहाल ये सिलसिला जारी है। अखाड़े वहां पर सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कल अमृत स्नान किया है और इसके साथ साथ देश से तो श्रद्धालु आ ही रहे हैं, लेकिन देश के साथ साथ दुनिया से वहां पर जो श्रद्धालु का सिलसिला है वो आने का शुरू हो चुका है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 144 सालों बाद इस तरह का शुभ मुहूर्त इस महाकुंभ को लेकर मिला हुआ है। हालांकि 10 साल के बाद ये होता ही है, लेकिन ये दावा किया गया है कि 144 सालों के बाद ये बहुत ही शुभ घड़ी इस दिव्य और भव्य महाकुंभ को लेकर वहां पर जो है वो आई है, जिसको लेकर हर व्यवस्था की गई है। देखिए, सुरक्षा के नजरिए से भी ये महाकुंभ जो है वो सुरक्षा के घेरे में है। हर प्रकार की वहां पर सुरक्षा की सुविधा रखी गई है और अलग अलग तरह की वहां पर जो प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं उनको तैनात किया गया है, जो पानी में भी नजर रखेंगी, जो हवा में भी नजर रखेंगे और जो जमीन पर भी नजर रखेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला, जिसमें सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है, यानी कल के दिन। और ये आप खुद ही जो रंगमय तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी मात्रा में कल लोग पहुंचे और रंगारंग कार्यक्रम वहां पर जो है वो देखने को मिला। 3.5 करोड़ लोग, यानी एक बहुत बड़ी संख्या है जो एक साथ वहां पर पहुंचे हुए। अमृत स्नान जो है वो सकुशल संपन्न हुआ है। 3.5 यानी कि 3.5। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं, जिसमें खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह, कितना उमंग, आस्था, श्रद्धा इस दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ में देखने को मिल रही है। और ये अभी लगभग कई दिनों तक चलने वाला है। 40 दिनों से ज्यादा ये चलेगा और इसमें 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस महाकुंभ में हिस्सा ले सकते हैं, ये दावा किया गया है, ये संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 2 दिन में ही यह आंकड़ा 5 करोड़ छू चुका है और ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा ये देखना होगा। लेकिन बेहद खास इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। पिछले 1 महीने से महाकुंभ को लेकर तैयारियां की जा रही थी। वहीं प्रयागराज में पहले अमृत स्नान में करोड़ों की संख्या में लोगों ने स्नान किया है। इस दौरान महाकुंभ में पहुंचे लोगों ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहां पर उचित प्रबंध किए गए हैं, महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। सुनिए। जेके न्यूज में आपका स्वागत है। कल पहला अमृत स्नान जो है वो सकुशल संपन्न हुआ है। 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ लोगों ने इस पहले अमृत स्नान में कह सकते हैं कि डुबकी लगाई है। और ये महाकुंभ क्यों खास है, इसके बाद का लोगों का क्या अनुभव है, क्योंकि
कुंभ के शुरू होने के पहले लोगों का उत्साह था। अब कुंभ आने से पहले लोगों को तमाम तरीके के मन में संदेह थे, बातें थी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन अब जब पहला स्नान हो गया है, करोड़ों लोगों ने स्नान कर लिया है, तो अब जानते हैं लोगों के अनुभव क्या है और किस तरीके का उनके लिए पूरा कुंभ रहा है। सबसे पहले आप ही बता दीजिए, आप यहाँ पे स्नान किया आपने। पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था, जो कि हर गेट पे हर 10 किलोमीटर चौराहे से पुलिसकर्मी, जो कि एक दूसरे के धक्का मुक्की ना हो सके, कोई चोरी छीना ना हो सके, मतलब अच्छी से अच्छी व्यवस्था देखने को। यहाँ जलपान व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था में कमी नाम की चीज नहीं है। अच्छी व्यवस्था रही। अच्छा, कितने किलोमीटर चले आप? हम लोग करीब 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर पैदल उधर से आए हुए हैं। तो आपको महाकुंभ में जो आपने पैदल चला, तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई भी साफ सफाई, लेटरिन, कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें कोई कमी पाई जाए। अच्छा, पहले मन में क्या था आपके आने से पहले? ये लग रहा था कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कितनी भीड़ होगी, और ये ना हो कहीं जेब ही से जाती है, कहीं कहीं दर्शन के लिए जाओ, जेब से पता लगा पैसे ही समझ गए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि आप युवा भी हैं और युवाओं का जो मन है वो जानना बेहद जरूरी है। कहाँ से आए हैं आप? सरदार शहर राजस्थान से आए हैं जी। और हमने जो देखा है, देखिए, सबसे शुरुआत जैसे हम रेलवे स्टेशन पर आए, तो जैसी ट्रेन आके रुकी, हर बोगी के हर गेट पे 2-2 पुलिसकर्मी। वहां से किधर टर्न लेना है, जो पुलिस ने अपनी व्यवस्था बनाई थी, जिधर जाना है उधर ही चौराहे पे पुलिसकर्मी। फिर जैसे बाहर आए हैं, रोड पे आए हैं, तो हर 200 मीटर पे पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था है। और जहां अभी हम खड़े हैं, सेक्टर नंबर 17, आप देखिए, हर चौराहे पे रात को 2 पुलिसकर्मी, मतलब 24/7 यहाँ पे। और सुरक्षा की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ, अच्छा, स्नान के लिए कितना चैलेंज आपको करना पड़ा? देखिए, स्नान के लिए कुछ क्या है ना, ये भाई कुछ तपस्या भी करनी पड़ती है, और व्यवस्था बनाने के लिए कुछ व्यवस्था में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए अपने को भी वो करना पड़ता है। हमें पैदल चलना पड़ा, लेकिन पैदल नहीं चलते तो ये गाड़ियां चलती तो फिर हम चल ही नहीं पाते। इतनी भीड़ है, 3.5 करोड़ लोग किसे कहते हैं। और ये मैं तो ये कहता हूँ, 3.5 करोड़ आप मीडिया बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़ा उससे भी परे, कोई गिन नहीं सकता। आप देखिए ना, अभी भी देखिए, आज तीसरा दिन है ये, अभी भी हर गली में मानव है, हर गली में, मतलब कल्पवासी, ये तीर्थ यात्री हर गली के अंदर है। तो अच्छा, आप अभी इस महाकुंभ के अलावा आपने इससे पहले कौन कौन से कुंभ देखे हैं? अर्धकुंभ? इसका अर्धकुंभ देखा है यहाँ 2019 में जो था, और हरिद्वार का कुंभ देखा है, सिंगस्त उज्जैन देखा। सिंगस्त उज्जैन में भी माकुल व्यवस्था थी, यहाँ भी माकुल व्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात ये है कि ये उन सभी कुंभों से बड़ा है, क्योंकि ये 144 साल के बाद में ये अमृत योग बना है, तो यहाँ पे भीड़ कुछ ज्यादा ही है। हाँ, आज तक के सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए। ये सनातन का संगम है, संस्कृति का संगम है, और यहाँ आदमी अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पहुँचता है। अच्छा, माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम भी सरदार से आई हैं। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। बहुत व्यवस्था है योगी जी की और मोदी जी की, बहुत व्यवस्था है और बहुत बढ़िया। थोड़ा पैदल तो चलना रहा, पैदल तो चलना पड़ेगा हमारे कि क्या होगा, कुछ होगा। अच्छा, कहाँ डुबकी लगाई आपने? हम संगम में लगाई डुबकी। संगम में तो बहुत भीड़ थी। हम तो भीड़ में लगा ली। तो कब पहुंच गई थी आप वहाँ? हम 13 तारीख को। अच्छा, नालिया वहीं पहुंच गई थी। हाँ, वहाँ पहुंच गए। अच्छा, जो नज़ारा वहाँ आपने देखा होगा, आप भी संगम स्नान किया आपने, तो आपने वहाँ पे जो अखाड़ों का देखा होगा दृश्य, वो कैसा था? हाँ, अच्छा था। अच्छा, देखिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं जो इसमें और लोग हैं जिनका अनुभव रहा है। आप भी कुछ बात करना चाहेंगे? कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा अनुभव रहा सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, वो भी काम अच्छे लगे हमको, रास्ते और मतलब व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं आप? अच्छा, देखिए, और लोगों से अनुभव जानेंगे कि क्या अनुभव रहा है, क्योंकि मतलब व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं आप? अच्छा, देखिए, और लोगों से अनुभव जानेंगे कि क्या अनुभव रहा है, क्योंकि जो स्नान है वो लगातार जारी है। क्या आज फिर स्नान किया क्या आपने? जी सर। तो कल का कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया रहा। क्या क्या देखा आपने? बहुत भीड़ भाड़ देखा है यहाँ पे, व्यवस्था बहुत अच्छी देखी, साफ सफाई बहुत अच्छा रहा। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं। अच्छा, आप का क्या नाम है? अरुण कुमार शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी, कहाँ से हैं? मैं कौशाम्बी से आया हूँ। तो आप तो पास के ही हैं। जी। तो कैसा महाकुंभ का आपका रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। अगर शब्दों में बांधा जाए तो कैसे बोलेंगे आप इसे? शब्द ही नहीं है बांधने के लिए। शब्दों में क्या बांधूं, मैं तो योगी मोदी की तारीफ करना चाहता हूँ। हाँ।
नहीं, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं शुक्ला जी, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? उनको मैं ही बताना चाहूँगा कि भव्य व्यवस्था है। हाँ, मैं तो मोदी और योगी को यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको, जो ये मिशन है तुम्हारा, और सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारा। अच्छा, क्या बात है। चलिए, ये लोगों की देखिए उत्साह है, लोग अपने अपने शब्दों के माध्यम से बधाई दे रहे हैं। आप बहुत देर से यहाँ महाकुंभ में हैं, आपका कैसा अनुभव रहा? कल आपने स्नान किया? हाँ, बिल्कुल किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? दीपदान भी किया। अब अनुभव की बात ये करेंगे तो ये लग रहा है भाई कि सुख सुविधा आनंद और आध्यात्म सबका समागम है, और आनंद जो जिस तरीके से ले सके ले रहा है, और इसमें कोई बाधा किसी को कहीं नहीं है। किसी को कोई बाधा नहीं है? कोई बाधा कहीं किसी को नहीं है, जो यह है। अच्छा, लोग दृश्य देखते हैं तस्वीरों में, बहुत सारा भव्य दृश्य नजर आता है। जब आप खुद होते हैं उस जगह पे, तो आप कैसे अपने आप को महसूस करते हैं? अगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव पूछेंगे तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात यह है कि हम ये दंडी स्वामियों को देख करके और बूढ़े बूढ़े लोगों को देख करके हम इतना आनंदित होते हैं कि लगता है कि साक्षात ईश्वर इस मेले में उतर गए हैं। इससे अधिक हम कुछ अनुभव कर नहीं पाते हैं। बस इतना बात हमारा तो, ये अनुभव है। हाँ, तो ये जो अनुभव है लोगों का, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो सिर्फ हृदय में है, और हृदय से मुंह तक आना इसलिए असंभव है क्योंकि बहुत सारे अनुभव जो होते हैं उन्हें शब्दों तक नहीं बांधा जा सकता। असीमित अनुभव है, और लोग लगातार इस पूरे अनुभव को ग्रहण कर रहे हैं, और स्नान करने के साथ साथ महाकुंभ का जो धार्मिक रस है उसका आत्मिक अनुभव कर रहे हैं। लगातार जेके न्यूज़ के साथ बने रहिए। मैं अनुज हनुमत, प्रयागराज से। इधर चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है और अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर केजरीवाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नजर आ रही है। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी हलचल दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई गई है और ये ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले की बात है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल पर हमला हो सकता है और ये खालिस्तान समर्थक केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाने की यहाँ पर बात भी आ रही है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात कि चुनाव से ठीक पहले ये इतनी बड़ी धमकी कैसे और ये जो खबर है वो कैसे निकल कर आई है। खैर चुनाव है और इससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया है। लगातार उन पर जो है वो निगरानी बनाए रखी जा रही है। तो दिल्ली में चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी अपडेट है, दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है और शराब घोटाले केस में मुकदमा चलाने की यह मंजूरी दी गई है। केस चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने ईडी को मंजूरी दी है। यह कथित शराब घोटाले का मामला जिसमें काफी एक बड़ी प्रक्रिया चली और अरविंद केजरीवाल समेत कई उनके जो सरकार में नेता थे वो जेल गए। जेल के बाद अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल भी बेहिल पर बाहर हैं। लेकिन पहले एलजी ने कार्रवाई की जो मोहर लगाई थी, मंजूरी दी थी, उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने भी इस पर मंजूरी लगा दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, मंजूरी देनी पड़ेगी। और अब जबकि पहले एलजी ने इसमें मंजूरी दी है और अब गृह मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले पर छानबीन करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से जो शराब घोटाला मामला है वो जो है वो आसपास में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या चुनाव से पहले ये एक और यहाँ पर जो बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ सकती है क्योंकि शराब घोटाला मामला ये वही मामला है जहां से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी या फिर सरकार का जो ढांचा है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। ये इन्हें जो है अरविंद केजरीवाल को किंग मेकर बताया गया है, किंग पिंग बताया गया है। ये एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वो सरगना हैं, इन्होंने इस पूरी नीति को तैयार किया है और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे और आबकारी विभाग भी उन्हीं के पास था और उन्होंने इस नीति को बनाया, दिल्ली के अंदर लागू किया और इसमें हेरफेर का मामला है और कई ऐसे जो शराब के ठेकेदार हैं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने का ये पूरा मामला है।
लेकिन ये कथित मामला है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जो बेल है वो दी थी और अभी बेल पर बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं। लेकिन गृह मंत्रालय का ये मंजूरी देना अब क्या अरविंद केजरीवाल के लिए शराब घोटाले का मामला क्या फिर से गले की फांस बन सकता है? दिल्ली से हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। केशव, शराब घोटाला मामला क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो मंजूरी है वो मिल चुकी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर मुश्किलों के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं और अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय ने कहा कार्रवाई की बात की है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार ईडी सीबीआई जैसी तमाम आम आदमी पार्टी को रोकने में लगे हैं, विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें सबकी निगाहें बनी है। बिल्कुल, देखिए क्या अब यहां से एक दिशा तय होगी खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति की, क्योंकि जिस रणनीति के साथ इन चुनावों में उतरने जा रहे थे, लेकिन अगर फिर से ही शराब घोटाला का मामला सामने निकल कर आता है, इसमें जांच और बढ़ती है, तो क्या ये मुश्किलें पैदा कर सकती हैं आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जांच के जिक्र लगातार ईडी सीबीआई से गृह मंत्रालय के आदेश हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर यह देखा जा सकता है कि अगर ईडी और सीबीआई जैसी तमाम एजेंसियां फिर एक्टिव होकर इस केस में कार्रवाई करती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी पर लगातार समय समय पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो और जो अरविंद केजरीवाल स्वयं कई महीनों तक इन लोगों ने जेल का सामना किया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जब विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान ही अगर किसी नेता पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, तो इसका चुनाव में क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लगातार देखने लायक होगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्रालय के जो नोटिस है उस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। आम आदमी पार्टी शुरुआती दिनों से ये कह रही कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन अब इन तमाम चीजों को लेकर क्या स्टैंड पार्टी का रहेगा, इस पर लगातार निगाहें बनी है। क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि मीडिया के सामने कोई पूरे केस पर अपना प्रश्न रख सकते हैं। लेकिन दोनों की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए हैं, चाहे वो ईडी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो चार्जशीट उन पर लगाई गई थी वो पूरी तरह से अवैध है, लेकिन ईडी कह रही है कि भाई ये खुद किंग मेकर हैं, इस पूरी नीति को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में बनाया गया है, ये सरगना है। ये दोनों तर्क अपनी अपनी जगह है, लेकिन केजरीवाल पर शराब नीति के मुख्य सरगनाकर्ता के रूप में आरोप है और कई साथी ईडी ने जुटाने की कोशिश की है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो उसका यही आधार था कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। अब जब इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार राजनीति जोरों पर है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो अपना लगातार पक्ष रख रहे हैं, ईडी और सीबीआई के अपने अलग अलग पक्ष है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी और इस पूरे केस में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले की क्लीन चिट मिलेगी, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, ईडी और सीबीआई के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया केशव, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की। लेकिन फिलहाल दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन आज होना है और दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस का नया मुख्यालय बनाया गया है, जिसका इंदिरा भवन मुख्यालय जो है वो नाम रखा गया है, यानी इंदिरा भवन के नाम से इसको बनाया गया है। तो देखिए, इंदिरा भवन इस मुख्यालय का नाम रखा गया है। ये दिल्ली के कोटला रोड पर नया मुख्यालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सोनिया गांधी द्वारा किया जाएगा और आज ही इसका उद्घाटन जो है वो होने वाला है। कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस के जो दफ्तर है, जो मुख्यालय है, उसका उद्घाटन खुद सोनिया गांधी करने वाली है। इंदिरा भवन इसका नाम रखा गया है। ये दिल्ली के कोटला रोड पर नया मुख्यालय स्थित है, जिसका उद्घाटन आज खुद सोनिया गांधी द्वारा किया जाएगा और एक नई रूपरेखा, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये शुरुआत करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले नामांकन का दौर जारी है और दिग्गज नामांकन कर रहे हैं। दिल्ली में आज प्रवेश वर्मा अपना नामांकन करेंगे, ये बड़ी खबर है। नई दिल्ली सीट से नामांकन करेंगे दाखिल और आप संयोजक केजरीवाल को चुनौती देंगे। बड़ी अपडेट है, देखिए, आप संयोजक केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। अरविंद केजरीवाल भी आज अपना नामांकन करेंगे
क्योंकि नामांकन की तिथि कुछ ही दिनों तक है। ऐसे में जो बड़े दिग्गज हैं वो आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा वो एक ऐसा चेहरा है जो पिछले दिनों से सुर्खियों से विवादों तक रहा, पैसे बांटने का आरोप भी लगा और इस बीच अब वो नामांकन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके सामने चुनाव में खड़े। तो बीजेपी से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को वो चुनौती देंगे और अरविंद केजरीवाल भी आज ही नामांकन करने वाले हैं। संभल से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। संभल में हिंदू परिवारों को अपनी जमीन वापस मिली है। 3 करोड़ की जमीन पर वापस कब्जा मिला। देखिए बड़ी अपडेट संभल से। प्रशासन ने हिंदू परिवारों को कब्जा दिलाया और 1978 दंगों के बाद पलायन किया गया था। संभल का 1978 का दंगा तब सुर्खियों में आया जब नवंबर 2024 के महीने में सर्वे के दौरान वहां पर एक बड़ी हिंसा हुई और इस हिंसा के बाद कई परतें खुली। संभल का इतिहास खुलकर निकल कर आया। कई जगह खुदाई हुई, कई मंदिर मिले, कई बावड़ियां मिली, कई पुराने अवशेष मिले, कई मूर्तियां मिली। ये तमाम चीजें संभल में देखी गई और अब जो 1978 का दंगा था जहां पर कई हिंदू परिवारों ने वहां से पलायन किया था, अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें जमीनें वापस मिल रही हैं। यानी जिन हिंदुओं ने वहां पर हिंदू परिवारों ने अपनी अपनी जमीनें छोड़ी थी, डर के चलते, भय के चलते उन्हें ये वापस मिलेगा। विजेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विजेंद्र, जरा जानकारी शेयर कीजिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है संभल से और काफी दिन के बाद ये अपडेट निकल कर आया है। शीतल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 19 नवंबर को पहले सर्वे और 24 नवंबर को जो सर्वे के दौरान हिंसा हुई संभल में, लगातार जो पड़ते हैं अब खुलती जा रही हैं, चाहे मंदिर तीर्थों स्थलों के मामले हो, ग्रुपों के मामले हो या फिर यहाँ पर कार्रवाई का मामला हो। प्रशासन लगातार पूरे जोर शोर से धरातल पर कार्रवाई कर रहा है और ये बहुत बड़ा मामला संभल से निकल कर आया है, जहाँ पर 1978 में इस परिवार को धमकाकर भगा दिया गया था, जैसा परिजनों ने तहरीर कहा है। प्रशासन का दावा है कि इनको धमकाकर भगाया गया और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। और वहां पर इतना ही नहीं शीतल, एक स्कूल भी खड़ा कर दिया गया, जिसकी अब शिकायत के बाद मौके पर एसडीएम वंदना मिश्रा और एडिशनल एसपी श्रीचंद पहुंचे और राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची। तो मामले में जब मोड़ आया तो वहां पर देखा गया कि एक फायर सर्विस का एक बोर्ड भी लगा है, जिसकी अब जांच चल रही है। लेकिन मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर जो राम भरोसे का परिवार था वो चंदोसी चला गया था, चंदोसी में रहता था और वहां से शिकायत के बाद प्रशासन लेकर पहुंचा और 10,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है वो पीड़ित परिवार को दिला दी है। 5,000 अभी बची है, उसके लिए बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसी तक बिल्कुल, देखिए क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, आधिकारिक प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद ही चिन्हित करके वो जमीनें उनको दी जाएंगी। और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कितने परिवार शामिल हो सकते हैं, क्या इसके लिए कोई सूची तैयार की गई है प्रशासन की तरफ से? मैं आपको बता दूं, लगातार इसी चीज पर काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, बीते जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, उन्होंने एक मीटिंग की थी और सभी जो यहाँ के अध्यापक थे उनको बुलाया गया और एसडीएम जो थे उनको निर्देश दिया है कि कहीं भी प्राथमिक विद्यालय हो, सार्वजनिक स्थल हो या फिर किसी भी कब्जे की किसी तरह से कब्जा किया गया हो, उसकी सभी की सूची बना करके जिला अधिकारी कार्यालय में पेश करें जिस पर कार्रवाई हो सके। और उसका ये नजारा देखने को मिला है, जिस तरह से 10,000 स्क्वायर फीट पीड़ित परिवार को 40 साल के बाद वो जगह मिली है, परिवार वहां पर बैठा है, आप देख सकते हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए बहुत बड़ी खबर है कि संभल में अब उन लोगों को अपनी अपनी जमीनें वापस मिल रही हैं जिन लोगों ने 1978 के दंगों में वहां से पलायन किया था। अब देखना होगा कि ये प्रक्रिया कहां तक जाएगी और कितने लोगों को ये जमीनें वापस मिलेंगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।